एसजीपीजीआई लखनऊ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। 1247 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए दीपावली के ठीक पहले एसजीपीजीआई में ये सब नई परियोजनाएं जुड़ रही हैं। इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और एक साथ इतनी योजनाएं आपके साथ जुड़ रही हैं जो देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में एसजीपीजीआई की पहचान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, जिसमें एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर का है, एडवांस डायबिटिक सेंटर का है, इसका भी लोकार्पण आज हुआ है, टेली आईसीयू का है, सलोनी हार्ट सेंटर का है और साथ ही यहां पर एक रेन बसेरा और एक हॉस्टल जो मेडिकल टेक्नोलॉजी से संबंधित 200 छात्रों के रहने की व्यवस्था का माध्यम बनेगा। इन सब का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यह एसजीपीजीआई की एक शानदार यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एसजीपीजीआई के साथ सरकार के द्वारा तमाम धर्मार्थ और सामाजिक संगठनों के योगदान से आपकी क्षमता कैपेसिटी बिल्डिंग की दृष्टि से किए गए प्रयास का हिस्सा है और इस शानदार यात्रा के लिए मैं आप सबका, जितने भी यहां के हमारे प्रोफेसर्स हैं, यहां के चिकित्सक शिक्षक हैं, उनके सहयोगी कार्मिक हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, बताने की बहुत आवश्यकता नहीं कि एसजीपीजीआई देश प्रदेश का एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है और प्रदेश में मैं देखता हूं 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। वो पूरब का हो, पश्चिम का हो, मध्य का हो या बुंदेलखंड क्षेत्र का हो या बिंद क्षेत्र का हो, गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसकी पहली एक आस उसके परिवारजनों की होती है कि एसजीपीजीआई में कोई बेड उसे प्राप्त हो जाए। एसजीपीजीआई में पहले से ही यहां पर बेड्स पूरे भरे रहते हैं, स्वाभाविक रूप से उनके लिए समस्या खड़ी होती है। और जब ये बात हमारे सामने आती है तो हम लोगों को भी पीड़ा होती है, अंतःकरण से इस बात की पीड़ा होती है कि हम लोग इन लोगों को ये सुविधा उस प्रतिष्ठित संस्थान में नहीं दिला पा रहे। यद्यपि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक लंबी यात्रा चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाई है। पिछले 7-7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस थे, जो मात्र प्रदेश के अंदर 2017 तक प्रदेश के अंदर केवल 18 जनपदों में फैले हुए थे, आज उनकी संख्या बढ़कर के 64 जनपद हमारे आज ऐसे हो चुके हैं जहां कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज खड़ा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एमबीबीएस की सीट्स पहले की तुलना में दुगने से अधिक हुई हैं। पीछे की सीट्स भी यूपी के अंदर पहले की तुलना में दुगने से अधिक हुई हैं, बढ़ी है। लेकिन इन सुविधाओं की आवश्यकता कैसे पड़ती है, खासतौर पर जब हम एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए, जहां पर 30% से अधिक आबादी यहां पर नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, 70% आबादी हमारी आज भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है। सुदूर क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में हो या नगरीय क्षेत्र में, उन पेशेंट्स के लिए खासतौर पर बाल रोग संस्थान कहीं पे बने, बच्चों से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की उन व्याधियों का समाधान का रास्ता निकाला जा सके, कोई उसके लिए कोई अलग से इस प्रकार का संस्थान यूपी के अंदर देखने को नहीं मिला। और हम अक्सर इस चीज को देखते थे।
मुझे तो काफी लंबे समय तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में बच्चों से जुड़ी हुई बीमारी को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने उस पीड़ा को बहुत नजदीक से महसूस किया था और मैं उस बात को वहां जब देखता था तो वहां पर एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक सांसद के रूप में इन मुद्दों को संसद में रखने का प्रयास करता था। उन मुद्दों को लेकर के सड़कों पर भी आंदोलन करता था, सरकार का ध्यान भी आकर्षित करता था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि सरकार आने के बाद डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम है कि हम लोगों ने बच्चों से जुड़ी हुई इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान उत्तर प्रदेश के अंदर करने में सफलता प्राप्त की है। बहुत बड़ी सफलता थी। और इसमें भी जो यहां पर आज बच्चों से जुड़ी हुई एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर के लिए बाल रोग से संबंधित जो 575 बेड्स से जुड़ी हुई यह एक संस्थान के नए निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई हुई है, जिसमें 22 विभागों की सेवाएं प्रदान की जाने की बात है, जिसमें न्यूनेटोलॉजी सेंटर का है, लीवर और पाचन तंत्र से जुड़ी हुई पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी का है, हार्मोन्स और डायबिटिक की समस्या के लिए पीडियाट्रिक एंक्रोलॉजी का है, पीडियाट्रिक आईसीयू और इमरजेंसी पीडियाट्रिक जेनेटिक का है, पीडियाट्रिक इम्यूनोलॉजी का है, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी का है, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी व पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी। इन सभी का एक छत के नीचे समाधान का रास्ता निकलेगा। मैं इस सुविधा के लिए आपको एसजीपीजीआई परिवार को लखनऊ के इंदिरा नगर में सिल्क एक्सपो का आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने किसान को सम्मानित भी किया। सिल्क एक्सपो 22-28 अक्टूबर 2024 का उद्घाटन और 16 कृषकों, उद्यमियों, संस्थाओं, फैशन डिजाइनर्स को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान का वितरण एवं रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सिल्क एक्सपो 2024 के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और रेशम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मोनिका एस गर्ग जी, अपर मुख्य सचिव रेशम श्री बाबूलाल मीना जी, सदस्य सचिव केंद्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार श्री पी सुकुमार जी, रेशम विभाग के सेवा अधिकारीगण, आज के इस सिल्क एक्सपो में उपस्थित हमारे सभी प्रगतिशील किसान बहनों और भाइयों, इस क्षेत्र के सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में यह सिल्क एक्सपो लखनऊ में आज शुभारंभ हो रहा है। मैं सबसे पहले प्रदेश के और देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए आप सभी, इस क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों का मैं यहाँ पर लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस अवसर पर रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन हुआ है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम मित्र रेशम रत्न पुरस्कार से 8 विभिन्न श्रेणियों के 16 ऐसे रत्नों को, जिन्होंने रेशम उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से या उसको प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग श्रेणी में कुछ विशिष्ट किया है, उन्हें यहां सम्मानित किया गया है। मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, उन सब का भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि
एक नारा हमारे यहां सदैव से प्रचलित रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान का। यानी जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, वह सामान्य हवा और पानी के बगैर तो पूरी जीव सृष्टि के लिए आवश्यक है ही, लेकिन एक सभ्य व्यवस्थित सभ्यता के लिए आवश्यक है कि उसके लिए उसको रोटी मिले समय पर, कपड़ा मिले तन ढकने के लिए, और सिर ढकने के लिए भी उसको एक छत मिल जाए। तो एक सभ्यता का विस्तार इस रूप में आगे होता है। कपड़ा जीवन की एक आवश्यकता है, और ये न केवल जीवन की आवश्यकता है बल्कि किसान की आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ रोजगार के सृजन का भी एक सशक्त माध्यम है। रेशम प्राचीन काल से ही इसकी अलग अलग पद्धतियां रही हैं, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 25 करोड़ की आबादी निवास करती है, उस राज्य में इस फील्ड में जो अनेक संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश ने जो प्रगति की है, यद्यपि वह पहले की तुलना में संतोषजनक हो सकती है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की दृष्टि से अपर्याप्त है। संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं के लिए जो प्रयास होने चाहिए, यह सिल्क एक्सपो उसका एक माध्यम बनेगा। इस बात को लेकर के आज मैं इस अवसर पर यहां पर विभाग के साथ साथ यहां पर जुड़े हुए जो किसान हैं, जो यहां पर आए हुए उद्यमी हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब का मैं आह्वान करूंगा। बहनों और भाइयों, अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर क्या संभावनाएं विकसित हो सकती हैं, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावनाएं हैं, वाराणसी और भदोई दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां आजमगढ़ से लेकर के वाराणसी तक, चाहे वो मुबारकपुर की साड़ी हो, चाहे वह वाराणसी की साड़ियां, ये सभी सिल्क क्लस्टर डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी इस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाया है। आज भी देश के अंदर, पूरे देश के अंदर वाराणसी की सिल्क की साड़ियां किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के लिए लोगों की पसंद बनती है। लोग आते हैं बड़े पैमाने पर, और काशी में